प्रूवन नहीं है पर स्टडी चल रहा है ऐसा। हाँ, अरे ये ऐसा आएगा, चलो आगे बताऊंगी अभी। ओके। ठीक है, चलो। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ इंफीरियर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड से इंफीरियर बॉर्डर हायोइड से इंफीरियर बॉर्डर क्रिकॉइड तक लेवल 3 है। मीडियल बाउंड्री स्टर्नोहायोइड है, पोस्टीरियर बाउंड्री अपना स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है। ठीक है, ये तो 3, 4 सबके लिए सेम ही रहेगा। 5 में एपेक्स ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड ट्रेपेजियस जहाँ मिल रहा है वहाँ से शुरू हो रहा है, और 5A कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वही लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज पे। एंटीरियर बाउंड्री सी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और सेंसरी ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस है, एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस मसल पोस्टीरियर बाउंड्री है। और सुप्रास्टर्नल नॉर्थ से शुरू होता है, इनोमिनेट आर्टरी तक जाता है लेवल 7, एंड हाइवाइड बोन से शुरू होकर सुप्रास्टर्नल नॉर्थ तक जाता है लेवल 6 बिटवीन कॉमन कैरोटिड। ये तो हमको पता है, इम्पॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, अब इसमें इतना सब नहीं बताओगी, काम काम का बात बताओगी। ठीक है, तो लेवल 1A जो है वो कहाँ कहाँ से इसमें जा रहा है, फ्लोर ऑफ माउथ, एंटीरियर ओरल टंग, और एंटीरियर मैंडिबुलर एल्वियोलर रिज एंड लोअर लिप, यहाँ का जो है लेवल 1A में जाएगा। ठीक है, 1B में जाएगा। 1B में कहाँ कहाँ से जाएगा, तो यहाँ जहाँ ओरल कैविटी, एंटीरियर नेजल कैविटी, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ मिड फेस एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तो ये 1B में जाएगा। 2A 2B को अपर जुगलर बोलते हैं, और इसमें अपर जुगलर नोड का ग्रेटर रिस्क मेटास्टेसिस कैंसर अराइजिंग फ्रॉम ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स, लैरिंग्स एंड पैरोटिड। ठीक है, तो पैरोटिड का जब हम लोग फ्रोजन सेक्शन भेजते हैं तो उसमें हमेशा लेवल 2A को सबसे पहले भेजते हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है। मिडिल जुगलर, मिडिल जुगलर लेवल 3, इसमें कहाँ कहाँ से आते हैं, ओरल कैविटी तो आता है, इसके साथ साथ नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स एंड लैरिंग्स, तो कुल मिला के फेरिंग्स और लैरिंग्स का आता है इन लेवल 3। लेवल 4, लेवल 4 का आता है हाइपोफेरिंग्स, थायराइड, सर्वाइकल इसोफेगस एंड लैरिंग्स। तो हमको ये तो पता है कि जब हम लैरिंग्स की सर्जरी करते हैं तो हमको 2, 3, 4 निकालना है। ठीक है, 5 में नहीं जाना है। उसके साथ साथ सर्वाइकल इसोफेगस में भी लेवल 4 आता है। फिर मेन है 5 के प्राइमरी ड्रेनिंग एरिया कौन से है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 5 हम यूजली सब में निकालना ओरल कैविटी में ज़रूरी नहीं है। तो posterior triangle of the nodes has the cancer razor from nasopharynx, oropharynx and cutaneous structures of posterior scalp and neck. पोस्टीरियर स्काल्प और नेक में कोई स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या स्किन का ट्यूमर है तो उस कंडीशन में हमको लेवल 5 निकालने की ज़रूरत है। नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स को तो हम ऑपरेट करते नहीं है तो उसका इतना ज़रूरी नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात इसने क्या बोली कि जो वर्चाउस नोड है वो सुप्राक्लेविकुलर नोड में नहीं आता है। मतलब नॉर्मली जो सुप्राक्लेविकुलर फोसा के जो नोड्स होते हैं वो लेवल 5 होते हैं, पर वर्चाओ नोड जो है वो लेवल 4 में होता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो MCQ में हमारा हमेशा आता था। एंटीरियर कंपार्टमेंट 6, लेवल 6 में थायराइड तो हमको पता ही है कि 6 है तो थायराइड है। और कहाँ कहाँ पे लेवल 6 के लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, तो ग्लॉटिक, सबग्लॉटिक, एपेक्स ऑफ पैरिफॉर्म साइनस एंड सर्वाइकल इसोफेगस, ये सब साइट है जहाँ पे हमको लेवल 6 में नोड्स मिल सकते हैं। और लेवल 7 थायराइड कैंसर में मिल सकता है और कैंसर ऑफ इसोफेगस में मिल सकता है। ठीक है, ये हो गए कौन कौन से जगह पे कौन कौन से एरिया ड्रेन कर रहे हैं। तो नोडल स्टेजिंग मैं नेक्स्ट चैप्टर में कवर कर लूँगी, क्योंकि इधर पे थोड़ी हमको कंट्रोवर्सी मिली थी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, कार्सिनोमा ऑफ अननोन प्राइमरी।
तो कार्सिनोमा ऑफ अननोन प्राइमरी में कौन कौन से हिस्टोलॉजीज आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर ऑफ द हेड एंड नेक एक्सेप्ट एचपीवी रिलेटेड ओरोफेरेंजियल कैंसर, एक्सेप्ट एचपीवी रिलेटेड ओरोफेरेंजियल कैंसर, नैरोफेरिंग्स, मेलानोमा, थायराइड एंड सार्कोमा, इसका स्टेजिंग इससे नहीं होगा अननोन प्राइमरी का। तो नैरोफेरेंजियल की स्टेजिंग नैरोफेरिंग्स में होगी, एचपीवी की स्टेजिंग इन्होंने अलग बनाई है, मेलानोमा की मेलानोमा में मिल जाएगी। ठीक है, आईलिड की अलग से स्टेजिंग है। बाकी सब पॉइंट्स ईएनई ऐड हुआ है, पर वो एचपीवी अनरिलेटेड कैंसर्स के लिए एचपीवी रिलेटेड कैंसर में ईएनई लागू नहीं होता है। ठीक है, और एनी वापस ऊपर चल, एक्सेप्ट क्या है एचपीवी रिलेटेड? क्या एक्सेप्ट स्टेजिंग में एक्सेप्ट क्या बोला? ये सब, ये जो मैंने बाद में बताया ना, ओके फाइन, ये नहीं है इंक्लूड, ये इसमें नहीं है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ईएनई फॉर एचपीवी नेगेटिव कैंसर्स में हमको पता है N2A होता है, तो वो पैथोलॉजिकल स्टेजिंग में बताऊंगी। पैथोलॉजिकल स्टेजिंग में N2A में भी इफ़ लेस देन 3 सेंटीमीटर का नोडल मास है और एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन है तो वो N2A में आता है, N3B में नहीं आता। क्लिनिकल में कोई भी ईएनई होगा वो N3B में आएगा, पर पैथोलॉजिकल में क्या होगा, अगर लेस देन 3 सेंटीमीटर का मास है और इसमें एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन है तो वो N2A में आएगा। तो ये डिफरेंस है पैथोलॉजिकल एंड नॉन क्लिनिकल स्टेज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ये सब मैंने पुराने चैप्टर में कवर कर दिया, इसमें कुछ नया एक्स्ट्रा नहीं है। अब आ जाओ इसका स्टेजिंग में। तो कितने मिनिमम लिम्फ नोड्स निकालने पड़ेंगे हमको? मिनिमम लिम्फ नोड्स 15 और मोर लिम्फ नोड्स। 18 बोले थे, इसमें 15 दिए हैं MND। ठीक है, और SND सिलेक्टिव नोड डिसेक्शन में लेस देन इक्वल टू 10, वो आगे वाले चैप्टर में बताएगा। ठीक है, और MND में 15 और सिलेक्टिव लिम्फ नोड डिसेक्शन में 10। ठीक है, ये माइक्रोमेटास्टेसिस वाला पॉइंट आ गया कि NP N1 M1 N1, इसमें MI जो रहता है लेस देन 2 mm डिपॉजिट्स वाले को MI बोलते हैं, और डिपॉजिट्स इन सिंगल और मल्टीपल डिटेक्टेड एक्सक्लूसिव ऑफ हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और इन नोट्स को भी पॉजिटिव मानना है। ठीक है, इन नोट्स को भी पॉजिटिव मानना है। ईएनई ये बताया था, डेफिनेशन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ मेटास्टेटिक ट्यूमर प्रेजेंट विद इन confine of lymph node and lymph node capsule to the surrounding connective tissue with or without stromal reaction। तो इसमें भी माइक्रोस्कोपिक लेस देन 2 mm, मैक्रोस्कोपिक मोर देन 2 mm। तो माइक्रोस्कोपिक वाले को माइनर बोलते हैं, इसको मेजर बोलते हैं, और दोनों को ही क्वालिफाई एज ईएनई पॉजिटिव फॉर द डेफिनेशन ऑफ PN। तो अननोन प्राइमरी में दोनों को पॉजिटिव बोलना है, पर अभी जो ओरल कैविटी मैंने आज पढ़ा उसमें दोनों को पॉजिटिव नहीं बोलना है। ठीक है, अननोन प्राइमरी में चाहे माइक्रोस्कोपिक ईएनई हो चाहे मैक्रोस्कोपिक ईएनई हो, सबको पॉजिटिव बोलना है, पर ओरल कैविटी में ये माइक्रोस्कोपिक को पॉजिटिव नहीं बोलना है। ठीक है, अब आ जाओ स्टेजिंग तो सबको पता है, फिर भी बता देती हूँ। ये पेशेंट है, ये मिड लाइन है, ये इसके नेक है, लेस देन 3 सेंटीमीटर है अगर तो N1 है, वो भी सिंगल। ठीक है, N2 में मल्टीपल, N2A सिंगल इप्सिलेटरल 3 to 6 सेंटीमीटर का है तो N2A,
मल्टीपल है तो इप्सिलेटरल तो N2B, एंड बायलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल है अप टू 6 सेंटीमीटर इज N2C। तो लेस देन 3, 3 to 6 या अब लेस देन 6 एंड मोर देन 6। मोर देन 6 होगा तो N3A होगा, और अगर एक्सट्रानोडल एक्सटेंशन मिला तो N3B होगा। और हम लोअर नोडल और अपर नोडल के लिए कैसे डिफाइन करते हैं? लोअर बॉर्डर ऑफ प्रिकाइड एंड कार्टिलेज से अबव रहता है तो अपर बोलते हैं नोड्स को, और अगर लोअर बॉर्डर ऑफ प्रिकाइड कार्टिलेज के नीचे रहता है तो लोअर बोलते हैं। ठीक है। और पैथोलॉजिकल स्टेजिंग में जो मैंने एक डिफरेंस बताया था, सिर्फ वही एक डिफरेंस है, दैट इज सिंगल इप्सिलेटरल नोड larger than 3 centimeter but not larger than 6 centimeter in greater dimension, or less than 3 centimeter ENE positive भी N2A में आता है। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस है पैथोलॉजिकल स्टेजिंग में और क्लिनिकल स्टेजिंग में। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, ओरल कैविटी। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कल पढ़ा दो। तो अपनी बुक खुली रखो। बुक? हाँ ना, अपनी बुक में मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, ये वाले जो कैंसर है इसमें एपिथेलियल और माइनर सलाइवरी ग्लैंड कैंसर्स जो है, इसके लिए ये ट्यूमर, ये क्लासिफिकेशन बना हुआ है। नॉन एपिथेलियल और लिम्फॉइड, सॉफ्ट टिश्यू, बोन एंड कार्टिलेज, मेलानोमा, और क्यूटेनियस कार्सिनोमा ऑफ वर्मिलियन ऑफ लिप, ये इसमें नहीं आता, ये क्यूटेनियस कार्सिनोमा ऑफ हेड एंड नेक में आता है। ठीक है, तो ये है। अब इसमें हमको पूरा ओरल कैविटी की सब साइट्स को हम देखेंगे। ठीक है, DOI को इंक्लूड किया गया है। एक्सटेंसिक मसल्स अब नहीं माने, पहले क्या था, टंग में एक्सटेंसिक मसल्स अगर इन्वॉल्व हैं तो उसको T4 बोलते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब T4 वाला मसल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो चला गया है। अब DOI से ही डिसाइड करते हैं, उसके अलावा किसी से डिसाइड नहीं करते, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो भी चीज़ मैंने पहले, जो एक्सटेंसिव मसल ऑफ टंग नहीं इंक्लूड करते हैं, DOI इम्पॉर्टेंट हो गया है। 15 और मोर लिम्फ नोड्स निकालने हैं फॉर MND और रेडिकल नेक डिसेक्शन। ठीक है, प्रीवियसली, अब इसमें देखो लिखा है प्रीवियसली 15 एंड मोर था, पर अभी 22 और मोर है। अब आगे जो MND की डेफिनेशन है वहाँ पे तो 22 नहीं लिखा है। फॉर असेसमेंट ऑफ PN एंड स्टेजिंग ऑर्डिनरी इंक्लूड 15 और मोर लिम्फ नोड्स प्रीवियसली, वो जो 10 थे। अब ये क्या गड़बड़ है पता नहीं। तो पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से 15 लिम्फ नोड निकलने चाहिए SND में, और 22 लिम्फ नोड निकलने चाहिए कम्प्रहेंसिव नेक डिसेक्शन में। पर आगे ये सेम पॉइंट नहीं दिया है, दूसरा दिया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेना। डिस्टिंक्शन बिटवीन लिप एंड ओरल कैविटी हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम T4A, क्योंकि मॉडरेटली एडवांस डिसीज़ है। उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स T4A में आएंगे? कॉर्टिकल बोन ऑफ मैंडिबल, मैक्सिला या मैक्सिलरी साइनस, या स्किन और फेस, ये सब आएगा तो उसको T4 बोलेंगे। ठीक है, विदाउट सर्वाइकल लिम्फ नोड, विद सर्वाइकल लिम्फ नोड, पैथोलॉजिकल, दोनों के सेपरेट स्टेजिंग इसी साल आए हैं। पहले सेपरेट क्लिनिकल, सेपरेट पैथोलॉजिकल स्टेजिंग नहीं थे। ENE डिस्क्रिप्टर ऐड हुआ है, पर वो सिर्फ HPV नेगेटिव कैंसर्स के लिए है, HPV पॉजिटिव कैंसर्स के लिए नहीं है। लेस देन 3 सेंटीमीटर वाला ENE पॉजिटिव होता है तो वो N2A में आता है, पर बाकी सब N3B में आता है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी।
तो अब आ जाओ DOI। पहले थोड़ा DOI पढ़ लेंगे। DOI T3 से DOI बढ़ता है और T4 में एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व होता है, और T1 से T3 तक DOI के हिसाब से हम स्टेजिंग करते हैं। इसकी अभी डेफिनेशन आगे आएगी, वो मैं बताऊंगी। ENE से N3B बनता है क्लिनिकल, और पैथोलॉजिकल में N2A और N2B है। इसके अलावा जो डेफिनेशन पहले पढ़ाई थी वो सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी है। मल्टीपल मेटेड नोड, इन्वेजन ऑफ स्किन, मस्कुलेचर, डेंस टेथरिंग, एडजेसेंट स्ट्रक्चर, क्रेनियल नर्व, ब्रेकियल नर्व, सिंपैथेटिक नर्व विद स्ट्रॉन्ग रेडियोग्राफिक एविडेंस को हम ENE पॉजिटिव बोलेंगे क्लिनिकली। ठीक है, और टिश्यू में कब बोलेंगे? पैथोलॉजिकल ENE की डेफिनेशन क्या बोली थी? एक्सटेंशन ऑफ मेटास्टेटिक, जो लिम्फ नोड्स से अपन को बाहर तक निकलते हुए दिखेगा, उसको हम पैथोलॉजिकल ENE बोलेंगे। ठीक है, अब कोई ओरल कैविटी की डेफिनेशन बताएगा मुझे? व्हाट इज ओरल कैविटी? हेलो, वर्नियर बॉर्डर से लेके the portion of वर्नियर lip that contacts that opposite lip। ठीक है, वो भी wet mucosa। The portion of lip that contacts with the opposed lip with wet mucosa to the junction of hard palate and soft palate above and to the line of circumvallate papilla below। ठीक है, तो वेट म्यूकोसा से शुरू हो रहा है और हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट के जंक्शन तक जा रहा है, टंग में इससे सर्कमवेलेट पेपिला तक जा रहा है, और लेटरली क्या बाउंड्री है? एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर लेटरली। ठीक है, तो ओरल कैविटी की डेफिनेशन याद रहेगी? कोई एक बार रिपीट कर दो। हेलो, It starts from portion of lip between wet and dry lips anteriorly. Posteriorly, the demarcation is above soft and hard palate. Lower is circumvallate papillae. Laterally by anterior tonsillar fossa pillars. तो एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर के आगे तक का पूरा ओरल कैविटी होता है। एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर से पूरा ओरोफैरिंग्स आ जाएगा। ठीक है, हमको ये सर्कमवेलेट और जंक्शन सब याद रहता है। लिप में हम वर्मिलियन बॉर्डर बोलते हैं, पर हमको बोलना है कि जहाँ पे अपर लिप और लोअर लिप दोनों मर्ज हो रही है, उसकी वेट म्यूकोसा से शुरू होता है। ठीक है, तो वर्नियर बॉर्डर से लेके वेट लिप जंक्शन तक वो किसमें आता है? वर्मिलियन बॉर्डर जो रहेगा उसमें ड्राई वर्मिलियन लिप भी रहेगी, और ड्राई वाला जो वर्मिलियन लिप वो है किसमें है? वो क्यूटेनियस स्किन कैंसर में आएगा। जो फर्स्ट मैंने जो शुरुआत बताई थी। क्यूटेनियस कार्सिनोमा ऑफ वर्मिलियन लिप, क्यूटेनियस कार्सिनोमा ऑफ हेड एंड नेक में आएगा, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, डाउट क्लियर? क्लियर। ठीक है, म्यूकोजल लिप शुरू करो। म्यूकोजल लिप जो होता है वो वेट लिप, जंक्शन ऑफ वेट एंड ड्राई म्यूकोजा ऑफ लिप से शुरू होता है। दैट इज एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लिप दैट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द अपोज्ड लिप। ठीक है, तो जहाँ से हम मुंह चिपकाते हैं, वो मुंह जहाँ पे चिपकता है, मतलब तुमको पता नहीं इतनी हिंदी आती है कि नहीं, जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं अपर एंड लोअर लिप को, वहाँ के वेट पोर्शन से शुरू होके पोस्टीरियरली जाता है अटैच टू द जिंजिवा ऑफ द एल्वियोलर रिज।
अब मेरे को ये समझ में आया है, द एल्वियोलर रिज इज़ द मैंडिबल। यहाँ पे कोई ये वर्ड्स यूज़ नहीं करता जो हम यूज़ करते हैं। एल्वियोलर हम लोग क्या बोलते हैं मैंडिबल को जब इन्वॉल्व होती है जिंजाइवा। एल्वियोलर जीबीएस बोलते हैं। तो वो एल्वियोलर स्टम इसमें है ही नहीं, ये हर जगह पे एल्वियोलर रिज वर्ड यूज़ करता है। तो म्यूकोसा से शुरू होके एल्वियोलर रिज तक जा रहा है, वो म्यूकोजल लिप है। इसमें ड्राई वर्मियन लिप और वर्मियन बॉर्डर जो रहता है वो क्यूटेनियस स्किन कैंसर में आएगा। फिर नेक्स्ट है बक्कल म्यूकोजा की बाउंड्री। बक्कल म्यूकोजा का सबसाइड जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ चिक एंड लिप फ्रॉम द लाइन ऑफ, जहाँ वो एल्वियोलर रिज पे अपोजिंग लिप्स टू द अटैचमेंट ऑफ एल्वियोलर रिज एंड टेरिगोमैंडिबुलर रैफिड। तो वो एल्वियोलर रिज के अटैचमेंट पे लिप ख़त्म हुआ था, तो वहाँ से जहाँ से लिप ख़त्म हुआ था वहाँ से ये शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, टेरिगोमैंडिबुलर रैफे तक जाएगा बक्कल म्यूकोजा। एल्वियोलर रिज से टेरिगोमैंडिबुलर रैफे तक जाएगा, ठीक है। लोअर एल्वियोलर रिज एंड अपर एल्वियोलर रिज, म्यूकोजा ऑफ ओवरलाइंग एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द रिज का डायग्राम है तो दिखाओ, एल्वियोलर रिज दिखाओ एक बार। यार वो मैं हेड एंड नेक वालों को ढूंढ रही हूँ 2 दिन से उसका डायग्राम के लिए, पर जहाँ तक ये समझ लो पूरा मतलब ही चेंज हो रहा है यहाँ पे। देखो ये एल्वियोलर रिज है, ठीक है, कहाँ पे? ये जो लाल लाल मैंने बनाई है। हाँ, तो अपने मुंह में उंगली डालो, जहाँ पे वो मैंडिबल तक जा रही है दैट इज एल्वियोलर रिज, ठीक है। पर उसके अलावा लिप जहाँ ख़त्म हुआ ना वहाँ से बक्कल म्यूकोजा शुरू हो जाएगी और वो यहाँ टेरिगोमैंडिबुलर रैफे तक जाएगी। अब वो एल्वियोलर रिज की प्रॉपर मैं खुद तुमको बताऊंगी क्योंकि मैं खुद ही भटक रही हूँ उसके डायग्राम के लिए, ठीक है। तो विल टेल यू अपर एल्वियोलर रिज क्या है, म्यूकोजा ऑफ ओवरलाइंग एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला which extends from the line of mucosa from the upper gingivobuccal sulcus to the junction of hard palate। तो हार्ड पैलेट के जंक्शन तक अपर एल्वियोलर रिज है। पोस्टीरियर मार्जिन इसका क्या होता है, अपर एंड ऑफ टेरिगोपैलेटाइन आर्च, ठीक है। तो ये जो अपर और लोअर एल्वियोलर रिज है इसकी जो मैं प्रॉपर डायग्राम से पढ़ के बाद में बता दूंगी क्योंकि ये मुझे खुद ही डाउट है। आरएमडी तो हमको पता है कि एक ट्रायंगुलर एरिया है जिसको रिट्रोमैंडिबुलर जिंजाइवा, रिट्रोमोलर जिंजाइवा या रिट्रोमोलर ट्राइगोन बोलते हैं। ये शुरू कहाँ से होता है, जैसे कि हमारा ये दांत है, ये लास्ट मोलर है, ठीक है। तो ये लास्ट मोलर के पीछे की जो म्यूकोजा है, म्यूकोजा ओवरलाइंग द असेंडिंग ramus of mandible from the level of posterior surface of the last molar tooth to the apex superiorly, and कोई tuberosity of maxilla होता है adjacent to the tuberosity of maxilla, वहाँ तक इसकी जो म्यूकोजा होती है उसको रिट्रोमोलर जिंजाइवा या रिट्रोमोलर ट्राइगोन बोलते हैं। शुरू यहाँ से हो रही है, ठीक है, ख़त्म कहाँ हो रही है, एपेक्स पे सुपीरियरली हो रही है, पर इसके जस्ट बगल में ट्यूबरोसिटी ऑफ मैक्सिला होता है, ठीक है। अब आ जाओ फ्लोर ऑफ माउथ। मैंने जहाँ तक पढ़ा ये रेट्रोमोलर ट्राइगोन से इन्वर्टेड पिरामिड शेप स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। अपेक्स इज टुवर्ड द लोअर टीथ एंड बेस इज टुवर्ड्स अपर। मैं तो यही पढ़ा था, इन्वर्टेड ट्रायंगल है, अपेक्स इज लोअर साइड, बेस टुवर्ड्स अप साइड, it lies over the directly over the bone। अब इसकी मैं प्रॉपर एनाटॉमी की बुक से ना ये थोड़े जो चीज़ें अपन को डाउट हो रहे हैं वो मैं क्लियर कर दूंगी बाद में।
अभी एक्चुअली क्या है ना, ये इनफैक्ट ये डबल ट्रायंगल है, नीचे बिहाइंड द मोलार से ऊपर मैक्सिलरी मोलार तक रहता है पूरा। मैं भेजता हूँ उसका फोटो एक बार। ठीक है, उसके बगल में ही टेरिगोमैनिपुलर रैपर रहता है। नीचे ही रहता है इसका मुझे लगता है। नहीं, आई विल सेंड। उसके बगल में ही टेरिगोमैनिपुलर रैपर रहता है। ठीक है, ठीक है, भेज दें। अब फ्लोर ऑफ माउथ देख लो। फ्लोर ऑफ माउथ क्या है? फ्रेनुलम इसको सेपरेट कर रहा है दो पार्ट्स में। फ्लोर ऑफ माउथ इज अ प्रेजेंटिंग सरफेस ओवरलाइंग कौन से मसल के ऊपर होता है? माइलोहायोइड एंड हायोग्लॉसस मसल। ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ, ये जो अपना दांत का अंदर वाला एरिया है, लोअर रिच, इनर सरफेस ऑफ लोअर रिच टू द अंडर सरफेस ऑफ द टंग तक जाता है। पोस्टीरियरली बेस ऑफ एंटीरियर पिलर ऑफ टॉन्सिल, हमें पता है ये कि एंटीरियर पिलर टॉन्सिल पे ख़त्म हो जा रहा है हमारा, तो पोस्टीरियर बाउंड्री इसकी एंटीरियर पिलर टॉन्सिल है। और तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। किसने डिवाइड किया है इसको? फ्रेनुलम ऑफ द टंग ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। और इसमें ऑस्टियाज होते हैं फ्रॉम सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड। तो शुरू हो रहा है हमारा जो दांत का इनर एस्पेक्ट ऑफ द म्यूकोजा, यहाँ से शुरू हो रहा है, एंटीरियर पिलर ऑफ टॉन्सिल तक जा रहा है। फ्रेनुलम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है और दो ऑस्टियाज हैं। हार्ड पैलेट इसका ही जस्ट ऊपर है, उल्टा स्ट्रक्चर है ऐसे। सेमिलुनार एरिया बिटवीन अपर एल्वियोलर रिज and the mucosal membrane covering the palatine process of maxilla palatine bone को कवर करता है। inner surface of the superior alveolar ridge to the posterior edge of the palatine bone। इतना तो मेरे को याद नहीं है, पर हाँ हार्ड पैलेट अपने में फील कर लो। दोनों साइड का जो अपना मैक्सिलरी प्रोसेस रहता है उसके बीच में रहता है, इसलिए जब हमें हार्ड पैलेट का रिसेक्शन करते हैं तो हमें मैक्सिलरी साइनस पे ऑब्ट्यूरेटर लगाना पड़ता है, क्योंकि वो पैलेटाइन बोन को हमको काटना पड़ता है। अब एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग हमको पता है कि फ्रीली मोबाइल पार्ट जो रहता है टंग का उसको एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग बोलते हैं, जो पोस्टीरियरली सर्कमवेलेट पेपिला तक जा रहा है टू द अंडर सरफेस ऑफ द टंग एट द जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक टिप होता है, 2 लेटरल सरफेसेस होती हैं, एक डॉर्सम ऑफ द टंग, एक वेंट्रम ऑफ द टंग। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? जो अंडर सरफेस का नॉन विलस वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग जो है वो इसका पार्ट है। नॉन विलस वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग है वो एंटीरियर टू थर्ड का पार्ट है। ठीक है, अब आ जाओ रीजनल लिम्फ नोड्स। हमने पूरे उसकी एनाटमी तो पढ़ ली है, पर जो इन्वेजन होता है ट्यूमर का, इसमें एक टी कैटेगरी इंपॉर्टेंट होती है और एक वर्स पैटर्न ऑफ इन्वेजन इंपॉर्टेंट होता है। तो वर्स पैटर्न ऑफ इन्वेजन का हमारा नॉन एग्रेसिव टाइप 1, 2, 3 होता है और लाइकलीहुड ऑफ मेटास्टेसिस 4 और 5 होता है। फिर भी यहाँ नीचे बताया गया है कि मेनली वर्स पैटर्न ऑफ इन्वेजन 5 जो है वो हमारा ज़्यादा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो अगर किसी को पैथोलॉजिकल में वर्स पैटर्न इन्वेजन ऑफ 5 मिल रहा है तो वो उसको स्पेशली पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में शो करना है, क्योंकि कोई पेशेंट अगर T2 डिसीज़ का है या उससे ज़्यादा का है और उसका वर्स पैटर्न ऑफ इन्वेजन 5 है तो उसके चांस ऑफ लोकल रिकरेंस 42% है। इसलिए वर्स पैटर्न ऑफ इन्वेजन को पैथोलॉजिस्ट को हमेशा मेंशन करना है। ठीक है, अब आ जाओ। अब क्या बताना है मुझे? अब DOI को ट्यूमर थिकनेस से कभी भी सेम नहीं समझना है, दोनों अलग अलग है। जो DOI है इन्वेजन बिनेथ द प्लेन डिफाइंड बाय द सराउंडिंग नॉर्मल म्यूकोजा वो बताता है।
और थिकनेस तो पूरा अल्सर का थिकनेस में, अल्सर में बताऊंगी कि कैसे DOI डिफरेंस होता है DOI और थिकनेस में, ठीक है। अब numbness of lip या numbness at the teeth associated with the nerve invasion, ये एक important point है। drooling और inability to swallow liquid और without difficulty, तो ये भी एक substantial evidence है DOI का, ठीक है। अगर ऐसी पेशेंट सिम्टम बोलता है कि वो ड्रूलिंग हो रहा है या स्वैलो प्रॉपर नहीं करवा रहा है लिक्विड का, मतलब उसका DOI जो है वो ज़्यादा है। इन्वेजन ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड या क्रेनियल नर्व्स हमको बताता है कि उससे क्या होगा, हम जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे ना, जैसे कि ये नेक है, इधर पे नोड है, तो हम इसको क्रेनियोकॉर्डल में हिला नहीं पाएंगे। अगर ये स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल को इन्वॉल्व कर रहा है तो हम इसको ऊपर नीचे ऐसे 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 नहीं हिला पाएंगे नोड को, तो ये भी एक क्लिनिकल पॉइंट है। CT और MRI दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, पर CT ज़्यादा अच्छा है फॉर कॉर्टिकल इन्वेजन, ठीक है। एंड CT और MRI की जो ये है क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, कहाँ गया वो पॉइंट, CT एंड MRI की जो सेंसिटिविटी है वो 65 to 80% है, और स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी जो है वो 65 to 80% है, और जो स्पेसिफिसिटी जो है वो 86 to 93% है, दोनों की, ठीक है। ऐसे कॉमन दी है, ऐसे अलग से नहीं दी है। और इमेजिंग में हमें हमेशा कोरोनल प्लेन्स देखने हैं, कोरोनल प्लेन ज़रूर देखने हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। T4 disease entails the invasion of adjacent bone, skin, sinuses, skin else, large transverse size more than 4 cm and DOI more than 10 is varies a specific subsite of the oral cavity, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो CT ऑफर एडवांटेज ओवर MRI ऑन द कॉर्टिकल बोन इरोजन, and MRI is more sensitive and less specific for detection of bone invasion by bone marrow invasion by the tumor। बस तो MRI क्या अच्छा बताएगा, ये है शायद वो पॉइंट। CT offers excellent evaluation of the floor of mouth. CT offer advantage over MRI in the cortical bone erosion. MR have the spatial point in oral cavity for inferior alveolar nerve of the mandible, greater and lesser palatine nerve of the maxilla, एंड कंट्रास्ट हमेशा यूज़ करना चाहिए MRI करते टाइम, नॉन कंट्रास्ट नहीं कराने हैं अनटिल एंड अनलेस पेशेंट की किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब है या उसको कोई पहले से एलर्जी है, अदरवाइज जब भी MRI करवाओगे तो कंट्रास्ट एनहेंस्ड ही कराना है। फ्लोर ऑफ माउथ वाला थोड़ा डाउटफुल है लाइन। फ्लोर ऑफ माउथ का इसमें ये पॉइंट था कि कोरोनल व्यू में फोल ऑफ माउथ अच्छा दिखता है, वो तो MRI में भी दिख जाएगा। सॉफ्ट टिश्यू है ना बेसिकली, सेंट्रल जैसे टंग है, फ्लोर ऑफ माउथ है, तो MRI बेटर पड़ा है हर जगह। ये ठीक है। CT इसी में देगा पहले। उसने ऊपर कंटिन्यू है वो लाइन डॉक्टर राकेश, फ्लोर ऑफ माउथ या तो MRI में दिखेगा या फिर एक्सियल थिन स्लाइस CT में दिखेगा, पर उसका जो व्यू होना चाहिए वो कोरोनल होना चाहिए। वो ये नहीं बोल रहा कि MRI में बेटर दिखे, CT में बेटर दिखेगा, वो बोल रहा है कोरोनल प्लेन व्यू चाहिए फॉर इवेलुएटिंग फ्लोर ऑफ माउथ, या तो डायरेक्ट MRI में देख लो या फिर आपको थिन स्लाइस CT, दोनों में से किसी एक में, पर कोरोनल प्लेन में ही दिखेगा। हाँ बट MRI इज बेटर क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू है ना पूरा, और ये नारू भी है क्यों उधर। गायब हो जाता है यार इतना बार बार।
ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। यूएसजी का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, पर यूएसजी जब हम क्यों फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमको ओरल स्टेजिंग नहीं बता पाएगा, सिर्फ नेक स्टेजिंग बताएगा। वो नेक स्टेजिंग भी ऑब्जर्वर वेरिएशन उसमें होगा, इसलिए हमको यूएसजी का ऐसे बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, फिर लिम्फ नोड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जब उसको मेट्स कहेंगे? राउंडेड होगा, हिट्रोजीनस होगा, एनलार्ज्ड रहेगा और इल डिफाइंड मार्जिन रहेंगी, तो हम उसको लिम्फ नोड बोलेंगे। एंड बक्कल ट्यूमर इन्वेडिंग द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, स्प्रेडिंग द टेरिकॉइड प्लेट्स एंड सुपीरियरली द स्कल बेस, तो उसको T4B बोलेंगे। ठीक है, और पैथोलॉजी में जब स्पेसिमेन निकालते हैं तो इसने एक पॉइंट इतना अच्छा बोला है कि पैथोलॉजिस्ट को अनफिक्स ट्यूमर में मेजरमेंट ले लेना है ट्यूमर का। अपने पैथोलॉजिस्ट लेते हैं कि नहीं पता नहीं, अनफिक्स्ड स्टेज पे ही एक्चुअल मेजरमेंट ले लेना है ट्यूमर का, क्योंकि फिक्स्ड होने के बाद 30% श्रिंकेज हो जाता है इन रिसेक्टेड स्पेसिमेन आफ्टर फॉर्मेलिन फिक्सेशन। तो बिफोर फिक्सेशन ही उसको एक्चुअल मेजरमेंट ले लेना है पैथोलॉजिकल स्टेज देने के लिए। ठीक है, अब पैथोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ प्राइमरी ट्यूमर में वर्स्ट पैटर्न ऑफ इन्वेजन बताना है, मार्जिन्स बतानी है, DOI बताना है। अब DOI मेजर कैसे करते हैं ना, वो मैं फिगर में बताऊंगी। देखो, ये ट्यूमर है पूरा, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। ये ट्यूमर है पूरा, ठीक है, ये नॉर्मल म्यूकोजा है, ये वाली। तो इसके नॉर्मल म्यूकोजा की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इधर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। नॉर्मल म्यूकोजा की बेसमेंट मेम्ब्रेन से, बेसल लेयर से हमको ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और उसको ही वर्टिकल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ पे ट्यूमर ख़त्म हो रहा है तो यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे। तो ये DOI है। ये किस पेशेंट का? ये अल्सरेटेड लीजन नहीं है, ये नॉर्मल एक लेवल मतलब अनअल्सरेटेड लीजन है, प्रोलिफरेटिव लीजन या जो भी बोल लो, चाहे प्रोलिफरेटिव हो चाहे अल्सरेटिव हो, पर DOI का मेजरमेंट नॉर्मल जो हमारी अल्सर है उसके बेसल लेयर से शुरू होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन स्टैब्लिश एट द लेवल ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन और नीचे तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू हुआ। अब वही चीज़ आप अल्सर वाले में देखो, ये अल्सर है पेशेंट का, इसकी हॉरिजॉन्टल कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है और इसको हमने वर्टिकल डाला प्लम लाइन, तो ये यहाँ तक ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब आप ट्यूमर थिकनेस नापोगे तो आप यहाँ पे अपना हाथ रखोगे, आपका एक हाथ यहाँ पे रहेगा और एक हाथ आपके बक्कल म्यूकोजा के चिक पे रहेगा, तो आप ये वाला जो लेंथ है वो मिस कर जाओगे। ठीक है, इसलिए दैट्स वाई थिकनेस इज डिफरेंट फ्रॉम DOI। ठीक है, हेलो, ठीक है मैम, पर क्लिनिकल स्टेजिंग में DOI बोलते हैं। क्लिनिकल स्टेजिंग में हम DOI कैसे मतलब नहीं बता सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। फिर भी अगर एक्सटर्नल बोल रहा है तो फिर हम बोल देंगे, पर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन थिकनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द DOI। हाँ वो तो होता ही है। थिकनेस मतलब अल्सर प्रोलिफरेटिव होगा तो ज्यादा हो जाएगा DOI से, और हाँ, अल्सरेटिव और तो कम हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना इस पॉइंट में? तो ये DOI नहीं, होता है। ठीक है,
अब DOI में देखो, अब इसने वहाँ पे 20 नोड और 22 वाला पॉइंट है वो इसमें सिलेक्टिव नोड लिम्फ नोड्स में 15 लिम्फ नोड निकालने हैं। अरे यार, मैं तो अपनी बुक में तो उसमें नहीं लिखा था, इसमें तो लिखा है 22 लिम्फ नोड्स निकालने हैं। ठीक है, तो 15 निकालने हैं सेलेक्टिव लिम्फ नोड सेक्शन में एंड 22 निकालने हैं MRND में। ठीक है, अब ये इसका पॉइंट, माइक्रोस्कोपिक लेस देन 2, मैक्रोस्कोपिक मोर देन 2, और उसको ग्रॉस ENE बोलेंगे, यूज टू डिफाइन। तो एक्सटेंशन ऑफ मेटास्टेटिक कार्सिनोमा लिम्फ नोड से शुरू हो रहा है थ्रू द कैप्सूल इनटू द सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू रिगार्डलेस ऑफ स्ट्रोमल रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन कोई भी पूछ सकता है, ये मैक्रोस्कोपिक नहीं भी पूछे पर ये ज़रूर पूछेगा। DOI का मैंने इन्वेजिव कंपोनेंट बता दिया है कैसे मेजर करना है। ठीक है, अब आ जाओ रिसेक्शन मार्जिन। रिसेक्शन मार्जिन जो है वो हमको 5 to 10 mm के बीच में लेनी है, 5 to 10 mm। ठीक है, परपेंडिकुलर इंटरवल इन द रिसेक्शन प्लेन। वर्स्ट पैटर्न ऑफ इन्वेजन 5 को डिफाइन किया है बिकॉज जो वर्स्ट पैटर्न ऑफ इन्वेजन 5 है वो हमको लोकल रिकरेंस 42% बोलता है अगर उसका DOI मोर देन 4 mm हो। लो स्टेज ओरल कैविटी विद DOI मोर देन 4, उसमें वर्स्ट पैटर्न ऑफ इन्वेजन है तो उसका लोको रीजनल एंड डिसीज स्पेसिफिक सर्वाइवल जो है वो प्रिडिक्ट करता है। वो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लोको रीजनल कितनी हो जाती है, ऑलमोस्ट 42% होती है। द मोस्ट कॉमन वर्स्ट पैटर्न ऑफ इन्वेजन 5 फिनोटाइप इज अ ट्यूमर डिस्पर्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। अब इसकी एक डेफिनेशन है वो मैं बताती हूँ कैसे आएगी, क्या होता है वर्स्ट पैटर्न ऑफ इन्वेजन। एक मिनट, आवाज आ रही है? हाँ। ठीक, तो वर्स्ट पैटर्न ऑफ इन्वेजन क्या है, एक डिस्पर्स ट्यूमर पैटर्न है। देखो ये वाली लाइन है ना, ये हमारा ट्यूमर खत्म हो गया। ठीक है, ये जो सर्कल बना है ये एक सैटेलाइट नोड्यूल है। तो ये सैटेलाइट नोड्यूल से ये ट्यूमर से मोर देन 1 mm या इक्वल टू 1 mm के डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट नोड्यूल है, और ये सैटेलाइट नोड्यूल है कहाँ, मार्जिन पे। तो वर्स्ट पैटर्न ऑफ इन्वेजन हमेशा मार्जिन ऑफ ट्यूमर पे देखते हैं। ठीक है, डिस्पर्स ट्यूमर पैटर्न इन्वेजन, satellite dispersion of more than 1 mm from the neighboring satellite, तो उसको वर्स्ट पैटर्न ऑफ इन्वेजन बोलते हैं। समय तो आवाज ठीक नहीं है। तो टाइप 5 है क्योंकि मैं फोन से थोड़ा दूर हूँ। एक मिनट, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा फोन का बैटरी जाने वाला है। अभी ठीक है? नहीं है अभी। अभी भी ठीक नहीं है? अब तो बहुत पास हो। आप ठीक है। ठीक है, तो मोर देन 1 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। वर्स्ट पैटर्न ऑफ इन्वेजन को हम मार्जिन्स पे चेक करते हैं, और वर्स्ट पैटर्न ऑफ इन्वेजन 5 का बहुत सिग्निफिकेंस है। बाकी वो सिर्फ 5 का डेफिनेशन है जो आप बोल रहे हो। हाँ, वो 5 का ही डेफिनेशन है, बाकी किसी का नहीं है। उसने बाकी का इसमें बताया ही नहीं है तो क्या करूँगी। ठीक है, तो PNI और LVI दोनों में टाइप्स होते हैं, फोकल, मल्टीफोकल, एक्स्ट्राम्यूरल और इंट्राट्यूमरल और एक्स्ट्रा ट्यूमरल। और एक्सटेंसिव मल्टीफोकल PNI किसको बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा ट्यूमर के साथ साथ स्ट्रैंड लाइक ट्यूमर फिनोटाइप मिलता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट नर्व डायमीटर शुड बी रिपोर्टेड फॉर मल्टीफोकल एंड एक्स्ट्रा ट्यूमरल PNI। ठीक है, और इन सब का मेजरमेंट, DOI का मेजरमेंट मिलीमीटर में देना चाहिए, मार्जिन्स का मेजरमेंट भी मिलीमीटर में देना चाहिए, सबका मेजरमेंट मिलीमीटर में देना चाहिए।
तो ये वाला एक स्टेजिंग सिस्टम है जहाँ पे इसने कोमॉर्बिडिटी कॉक्स स्केल को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। फिर से ये चला गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बाकी कल पढ़ते हैं। हो गया? हाँ 10-18 हो गया। अरे तो ख़त्म तो कर लो चैप्टर। ठीक है, कॉक्स स्टेज फिर नहीं पढ़ाऊँगी। टोबैको का भी इम्पोर्टेंस है। अब आ जाओ स्टेजिंग पे। स्टेजिंग T1 less than 2 less than 5 mm, more than 5 mm to 10 mm अगर less than 2 है, 2 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर है पर उसका DOI more than 5 to 10 mm है तो वो T2 में आएगा। बाकी 2 to 4 होता है T2 and DOI less than 10 mm, 2 to 4 and DOI more than 10 mm and more than 4 centimeter and DOI less than 10 mm। तो ये सब ध्यान रखना है। तो वेरी एडवांस में मोर देन 4 सेंटीमीटर का साइज़ है प्लस DOI मोर देन 10 mm है। या फिर अब इसमें ना सब साइड पे भी इम्पोर्टेंट चीज़ डिपेंड करती है। कैसे सब साइड? अगर कॉर्टिकल बोन और मैंडिबल मैक्सिला और ये सब जो है वो लिप के लिए था, और इसके अलावा एक सुपरफिशियल इरोजन है बोन एंड टूथ का, क्योंकि जिंजिवा में बहुत छोटा सा ट्यूमर है तो उसको T4 नहीं बोल सकते क्योंकि वो दांत का ही ट्यूमर है। दांत का ही ट्यूमर है छोटा सा और वो उसको इन्वॉल्व कर रहा है जिंजिवा इसको बोनी सॉकेट को या सुपरफिशियल इरोजन को, तो उसको T4 नहीं बोलेंगे। ठीक है। और मैस्टिकेटर स्पेस, टेरेगॉइड प्लेट्स, स्कल बेस और कैरोटिड आर्टरी सब T4B में आता है। नोडल स्टेजिंग में बता चुकी हूँ, पूरी कवर हो चुकी है तो वो दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। अब आ जाओ ये वाला स्टेजिंग। ठीक है। स्टेज 1 T1, स्टेज 2 T2, स्टेज 3 T3। ठीक है। T1 T2 T3 N1 इस T3, तो T3N0 T3N1 तक T3। 4 सबसे पहले 4 में ही आता है, मतलब कोई भी 4A का पेशेंट हमको मिला, स्किन इन्वॉल्व मिला या हम किसी भी एंगल से उसको 4A बोल रहे हैं तो वो स्टेज भी 4A होगा। तो फर्स्ट टाइम N2 भी 4A में आता है। ठीक है। N3 मतलब मोर देन 6 सेंटीमीटर या ENE, तो ये 4B में आता है। और T4B 4B में आता है। 4A 4A में आता है, 4B 4B में आता है और N3 4B में आता है। ठीक है। तो ये वाली रजिस्ट्री में आपको परफॉर्मेंस स्टेटस, टोबैको, अल्कोहल, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें बहुत, और वर्स्ट पैटर्न ऑफ इन्वेजन 5, इसका इम्पोर्टेंस है, ये हमको सब पता होना चाहिए जो प्रोग्नोसिस बताता है। ठीक है। ये पिक्चर देख लो, एक्सोफाइटिक मास ऐसे होगा। तो ओरल कैविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हमें कौन कौन से टाइप के डिसीज़ मिल सकते हैं, तो एक्सोफिटिक, अल्सरेटेड, एंडोफिटिक। इसके अलावा T4A में मैंडिबल इन्वॉल्व है तो T4A बोलेंगे। बाहर स्किन का ट्यूमर है तो क्यूटेनियस में आएगा। टेरेगॉइड मसल्स तक जा रहा है, मैस्टिकेटर स्पेस, टेरेगॉइड प्लेट, स्टल बेस, तो ये T4B में आएगा। चलो हो गया। थैंक यू वेरी मच मैडम।